हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरआरबी की जो रीजनिंग है। आरआरबी के लिए मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो भी रीजनिंग में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के जो भी प्रश्न आरआरबी में पूछे जाते हैं और साथ में मैथ के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। ये कभी ना कभी आए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार मैंने हर एक जगह लिखा हुआ है और कई जगह जैसे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में ये सवाल पूछा गया है, तो मैंने ये भी लिख दिया कब पूछा गया, जैसे 2018 में पूछा गया। तो मैंने यहाँ पर 15 प्रश्न लिए हैं रीजनिंग के और यहाँ पर मैंने 10 प्रश्न लिए हैं मैथ के। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन का सीरीज़ रहने वाला है। मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मैंने ये दिया है, ये वाला, इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक चीज़ यहाँ पर ये लिखी, आप देखेंगे यहाँ पर ये, तो चैप्टर का नाम भी मैंने यहाँ पे डाला है। तो चैप्टर का नाम डाला, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस चैप्टर को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, किस चैप्टर को आपको मजबूत करने को ज़रूरत है और किस चैप्टर से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये मेरा जो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सरकारी जंग एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ना पसंद आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वीडियो अगर नहीं पसंद आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन की सीरीज़ ली है और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि आरआरबी जो टेक्नीशियन है ग्रुप डी है इस प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांस है। इस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन को चूज़ किया है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो हम लोगों का नंबर सीरीज़ से है। दिया क्या गया है, प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 7 दिया है, 10 दिया है, 14 दिया है, 19 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा वो पूछ रहा है, और फिर 32 दिया है। तो ये आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि 7 से अगर हम लोग 7 से 10 में गए तो कितना बढ़ा, पहले आपको सबसे पहले यही करना है कि देखना है कि कितना जुड़ रहा। +3 हुआ है, फिर यहाँ से आ गए तो कितना हुआ है, +4 हुआ है, यहाँ से आ गए हैं तो कितना हुआ है, +5 हुआ है। अब यहाँ से 19 से अगर यहाँ जाएंगे, मान लिया दिया तो नहीं गया है क्या होगा, लेकिन हम लोग 19 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, अब की बार 6 जोड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली बार हम लोगों का 5 जुड़ा है। तो इस बार क्या करते हैं, हम लोग 6 जोड़ते हैं। तो जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 19 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 19, अगर +6 करोगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है, 25 आ गया। अब मान लो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 25 लिख दिया, ये 25 यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, 25 में क्या करते हैं, 25 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 25 में हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर, पिछली बार हम लोगों ने 6 जोड़ा, ये देखो। अब हम लोग जोड़ेंगे +7, 25 में 7 जोड़ेंगे। तो जब 25 में 7 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32, ये 32 आ जाएगा। तो हम लोगों की पूरी जो सीरीज हो रही है वो कंप्लीट हो रही है। तो इस हिसाब से देखोगे उत्तर जो होगा हम लोगों को कितना आ जाएगा, 25, ये 25 हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो उत्तर देखोगे बी नंबर हम लोगों का करेक्ट है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, 17 अगस्त 2022 शिफ्ट पहली में पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल हम लोगों का क्या है, दूसरा नंबर का सवाल जो है वो हम लोगों का एनालॉजी से संबंधित है, समरूपता, ठीक है। समरूपता से संबंधित सवाल हम लोग पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। तीसरा पद कौन सा है, ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये हम लोगों का दूसरा पद है, ये हम लोगों का पहला पद है, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये चौथा पद है। तो चौथा पद हम लोगों को लाना है। तो क्या करना, उस विकल्प का चयन करें। क्या पूछा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद ये जो है तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है
जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, दूसरा पद ये हो गया, दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ये प्रश्न पूछ रहा है हम लोगों से। ठीक है, तो दूसरा पद का मतलब देखो, जो कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर में क्या होती है, डेट्स होती हैं, कैलेंडर में डेट्स होती हैं। उसी प्रकार डिक्शनरी में क्या होती है, डिक्शनरी में वाक्य होते हैं, डिक्शनरी में शब्द होते हैं, डिक्शनरी में भाषा होती है, डिक्शनरी में पुस्तक होती है। तो आपको ये पता है कि डिक्शनरी में भाषा पुस्तक नहीं होती है, डिक्शनरी में भाषा नहीं होती है, डिक्शनरी में हम लोगों के शब्द होते हैं, शब्द होते हैं कि नहीं होते। डिक्शनरी अब अगर आप शब्दकोश खोलोगे, इसका नाम ही अगर देखोगे तो शब्दकोश है, शब्द, ये देखो शब्द और कोश, इसी से आप समझ लोगे कि शब्द जो है वो करेक्ट इसका उत्तर है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर कोडिंग डिकोडिंग से मैंने सवाल उठाया है। ये सवाल हम लोगों का आरआरबी टेक्नीशियन का है, ग्रेड 3 और 2018 की शिफ्ट पहली में पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को हल कर पा रहे हो तो आप ये समझ सकते हो कि आरआरबी टेक्नीशियन के जो पेपर है उसमें आपसे क्या है कि रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और साथ में मैथ के सॉल्व हो जाएंगे। अब चल देखते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में पेंट को कैसे लिखा जाता है, 74 128 लिखा जाता है। एक्सेल को कैसे लिखा जाता है, 93 596 लिखा जाता है। उसी भाषा में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो आप लोगों को पहले, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप हल कर रहे हैं तो आप लोग पहले सॉल्व करना मत शुरू करिए। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि ए पूछ रहा है, ए का कोड पहले देखना है। पेंट में ए आ रहा है तो ए का कोड क्या है, 4। यहाँ देखोगे ए दूसरे नंबर पर है, 4 दूसरे नंबर पर है, तो ए का कोड कितना मिल गया, 4। तो सीधा 4 ऐसे आपको लिखना है। आपको पहले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पहुँच गए। ऐसे आपको पहले सॉल्व करना है। फिर सी का कोड क्या हो जाएगा, सी का कोड, ये देखो सी का कोड ढूंढना है। सी कहाँ मिलेगा, ये एक्सेल में सी तीसरे नंबर पर है, 5 हो गया कोड। फिर सी का कोड कितना होगा, फिर 5 हो जाएगा। फिर ई का कोड कितना होगा, ई कहाँ है, ई एक्सेल में है, पहला नंबर 9 हो गया। इसी प्रकार पी का कोड क्या होगा, पी कहाँ दिख रहा है, पी पेंट में दिख रहा है, पी ये दिख रहा है। पी का कोड देखो 7 है, 7 लिख दिया। ठीक है, और अगर देखोगे तो बचा हम लोगों का टी का कोड क्या होगा, पेंट में टी आ रहा है, ये देखो टी का कोड दिया गया 8। अब ये मिलाओ किसी विकल्प से मैच कर रहा है, 4 आ रहा, 5 9 7 8, ये पहला ही विकल्प मैच कर रहा है। तो पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल दिए होते हैं उसमें आपको पहले ये देख लेना है कि सीधा ही कभी कभी दे देता है कि 2 दे दिया या 3 दे दिया, उसी से आपको अगला एक शब्द, जैसे यहाँ पे अगला एक शब्द एक्सेप्ट को पूछ दिया, तो ये पिछले वाले ही कोड से निकल आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये पहला नंबर हम लोगों का सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पर। ये हम लोगों का ब्लड रिलेशन का सवाल है। किसका है, ब्लड रिलेशन का। ये कभी पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 2022 शिफ्ट तीसरी का सवाल है ये। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है ए बी का भाई है, सी डी बहनें हैं, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ए और बी जो है वो क्या है, ए और बी भाई हैं, यानी कि ए और बी लड़के हैं। ठीक है, सी और डी बहनें हैं, सी और डी क्या है, बहनें, सी और डी बहनें हैं। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र, ये जो ए है इसका पुत्र जो है वो डी का क्या है, भाई है। ए का पुत्र ले लिया, ए का पुत्र कोई होगा, ए का जो पुत्र है वो क्या है, वो इसका भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस प्रकार के जो चित्र होते हैं ब्लड रिलेशन वाले, आपको ऐसा चित्र बना लेना, जैसा मैंने बनाया ऐसा रफ स्केच बना लेना।
इससे होता क्या है, दिमाग में एक इमेज क्लियर हो जाती है। जो प्रश्न कई बार में ये हमसे पूछ रहा है, उस चीज़ को हम लोग एक ही चित्र में क्या कर रहे हैं, देख पाते हैं। तो आपको सवाल ऐसे आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ऐसे आप अटक जाओगे जैसे आप प्रश्न लिखा हुआ है। अगर आप इसे दिमाग में सोचोगे तो आप अटक जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने चित्र बना लिया। भले ही एक तरीके से रफ है, लेकिन ये एक तरीके से बढ़िया काम करेगा। ठीक है, चित्र जो है अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो पूछा क्या है, बी का सी से क्या संबंध है। मैं यहाँ मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। बी का सी से क्या संबंध है, ये जो बी है उसका सी से क्या संबंध होगा। अब यहाँ पर डी क्या है, भाई है लग रहा है। जो पुत्र है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। ठीक है, तो ये जो है ये सी का भाई हो गया। ठीक है, सी का भाई हो गया और ये दोनों भाई हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, एक जो लड़की है, ये सी लड़की, एक तरीके से जो लड़की है वो अपने पिता के भाई को क्या कहेगी, पिता के भाई को क्या कहेगी। जो लड़की है, सी जो है ये लड़की है, वो पिता के भाई को क्या कहेगी। आप ध्यान से समझो तो क्या कहेगी यहाँ पर, सी जो है वो क्या कहेगी पिता के भाई को। तो पिता हो गया एक तरीके से ए, सी का पिता कौन हो गया, ए। डी का पिता कौन हो गया, ए। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, इससे हमें पता चल रहा है ये भी ए का पिता है, ये भी मतलब इसका भी पिता ए है पुत्र का, सी का भी पिता ए है, डी का भी पिता ए है। तो बी जो है वो सी का क्या लगेगा, चाचा। सी कहेगा बी को क्या कहेगा, चाचा कहेगा। सी क्या कहेगा, चाचा कहेगा। ठीक है, चाचा कह देगा। क्यों कहेगा अरे क्यों कहेगा, क्योंकि जो ए है हम लोगों का, अरे जो ए हम लोगों का, ए के 3 पुत्र हैं। ये पुत्र भी पुत्र है ए का, सी भी पुत्र है ए का, डी भी पुत्र है ए का। ठीक है, 3 के तीनों पुत्र हैं। और बी क्या है, भाई है ए का, बी ए का भाई है। तो इस वजह से सी जो है, सी क्या कहेगा बी को, सी कहेगा बी को चाचा। तो सी नंबर हम लोगों का सही हो गया। हम लोग चलते हैं सिलोजिज्म, न्याय निगमन के सवाल पर। ठीक है, न्याय निगमन का सवाल है। इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि गोला बनाते हैं। इसमें पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सभी फल सेब हैं, सभी फल, एक फल गोला बनाया, फल, जो सभी फल हैं वो क्या है, सेब हैं, सेब। अरे यार सेब ये हम लोगों ने जो बनाया ये एक तरीके से गलत है। जहाँ सेब आया है, ये जो सेब लिखा है वहाँ आएगा फल, क्योंकि सभी के सभी जो फल हैं वो सेब हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गया हम लोगों का सेब का बड़ा वाला सांचा। इसके अंदर आएगा हम लोगों का फल। सभी के सभी जो फल हैं वो क्या है, सेब हैं। सभी फल सेब हैं। कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब जो हैं, कुछ सेब। तो यहाँ एक चित्र बनाया, कुछ सेब। ये हो गया संतरा का डायग्राम, ये हो गया संतरा का गोला। तो कुछ जो सेब हैं वो संतरे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा कुछ संतरे फल हैं, ये बताना है सही गलत। ये निष्कर्ष हमसे पूछ रहा क्या ये दो जो मैंने दिए निष्कर्ष वो सही है इन दोनों के हिसाब से। ठीक है, ये प्रश्न में हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या दिया, कुछ संतरे फल हैं। यहाँ पे अगर चित्र देखोगे, कुछ संतरा वाला अगर चित्र देखो, कुछ संतरे जो है वो फल है। फल देखो, फल और संतरा का जो गोला है वो आपस में मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा कुछ सेब फल हैं, कुछ सेब फल हैं, कुछ सेब, ये हो गया सेब। तो कुछ सेब फल हैं, बिल्कुल। कुछ जो सेब हैं वो फल हैं, बिल्कुल सही है। तो दूसरा हम लोगों का सही हो गया। तो केवल जो बी है, केवल जो दूसरा है निष्कर्ष
वो अनुसरण करता है, तो बी नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको चित्र बनाना है और आपका हल हो जाएगा। बी नंबर इसमें हम लोगों का सही है। अब हम लोगों का आया दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, दिशा और दूरी पर। इसमें आपको क्या करना है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बनाना होता है और आपका सवाल हल होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको एक ये बना लेना है, फिर क्या करना है, किधर भी आप पूरब मान सकते हो। ठीक है, मैंने मान लिया ये हम लोगों का पूरब हो गया। पी से पूरब, मैंने ई से पूरब नहीं दिखाया, ई माने ईस्ट, मैंने पी से दिखाया। पी माने पूरब, पी माने पूरब और पीओ माने पूरब, पीए माने पश्चिम, यू माने उत्तर और डी माने दक्षिण। ठीक है, इसे मैंने दिखा दिया है। आपको लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो, ईस्ट भी लिख सकते हो। ईस्ट, मैं चलो ईस्ट वाला ही लिख देता हूँ, क्योंकि कई लोग ईस्ट वेस्ट वाला ही लिखते हैं, तो मैं वही लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हम लोगों का ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया हम लोगों का साउथ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। दक्षिण की तरफ हो गया, ये हो गया साउथ हम लोगों का दक्षिण। इसकी तरफ कितना जाता है, 30 मीटर, ये चला गया 30 मीटर। ठीक है, फिर वह पहले इधर गया, फिर उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर गया, फिर मैंने लिख दिया 30 मीटर। ठीक है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मोड़ा और 20 मीटर इसको चला दिया। ठीक है, 20 लिख दिया। इसके बाद में कह रहा वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है। तो पूछ क्या रहा है प्रश्न में, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, यहाँ से इसकी आखिरी वाली दिशा मिलाओ, ये कौन सी दिशा हो रही। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली दिशा बता रहा है उत्तर। तो ये जो दिशा है ये हम लोगों की दक्षिण और पश्चिम आ रही है। दक्षिण, ये देखो दक्षिण, साउथ माने दक्षिण और वेस्ट माने पश्चिम आ रही है। देखो दक्षिण पश्चिम, बी नंबर जो ऑप्शन है वो हम लोगों का सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना है। इसी ये जो मैंने बनाया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी के ऊपर आपको ये सवाल बना करके हल करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम लोग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वाला एक सवाल हमने जो अभी हल किया था, हल और सेब वाला, हल सेब वाला, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम का। मैंने यहाँ पे चैप्टर भी लिखा है, ये वेन डायग्राम से संबंधित सवाल है। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। तो पूछ क्या रहा है कि भाषा है, हिंदी है और मलयालम है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो भाषा है, भाषा जो है उसी के अंदर आती है आपकी हिंदी और भाषा के अंदर ही आती है आपकी मलयालम। यानी कि एक भाषा का गोला एक बड़ा होगा, ये हो गया भाषा। इसी भाषा के अंदर आपकी हिंदी आती है, यच माने हिंदी और यम माने मलयालम। हिंदी और मलयालम, हिंदी अलग भाषा है, मलयालम अलग भाषा है। इसलिए मैंने ये जो दो गोले हैं, कौन से गोले, हिंदी वाला गोला और मलयालम वाला गोला, इन दोनों को मैंने आपस में सटाया नहीं है। मैं चाहता तो मलयालम वाला जो ये गोला है, मैं इसके ऊपर ऐसे बना करके यम कर देता मलयालम, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हिंदी जो है और मलयालम जो है वो अलग अलग भाषाएं हैं और वो एक भाषा के अंदर आती हैं। अब आप विकल्प पढ़ो, 3 अलग अलग वृत्त बन रहे हैं, गलत। 3 अलग अलग वृत्त नहीं बन रहे हैं। 3 अलग अलग, इसके कहने का मतलब क्या, 3 के 3 वृत्त अलग अलग हैं, गलत। दूसरा नंबर ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक बड़े वृत्त के अंदर 2 अलग वृत्त, बिल्कुल। एक बड़ा वृत्त है उसके अंदर 2 अलग वृत्त हम लोगों के बन रहे हैं, यही बी नंबर सही हो गया। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब चलते आगे। मिसिंग नंबर का एक सवाल ये पूछा गया था। देखो कब पूछा गया, आरआरबी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया सवाल। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों।
कभी आ चुके हैं और इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, बस संख्याएं बदल देते हैं। ये जो संख्याएं दी गई हैं वो बदल जाती हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है, अब आप पढ़ो। दिए गए पैटर्न में ये लुप्त संख्या मिसिंग नंबर यानी क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा है वो हमें बताना है। ठीक है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा लुप्त संख्या ज्ञात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको सोचना है। क्या सोचना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो 8 और 3 को मिला करके 21 बनाया गया। कैसे बनेगा वो सोचना है। 6 और 5 को मिला करके 25 बनाया गया। कैसे बना है। 12 और 2 के मिला करके क्या बनेगा, वैसे ही ये हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। अगर हम लोग देखेंगे 8 और 3 को हम लोग गुणा करें तो 24 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 21 लिखा हो सकता है कि 24 में 3 घटा दिया हो तब 21 आ गया हो। ठीक है, यही चीज़ हम लोग दूसरे वाले जो रो है, पंक्ति है, उसमें भी अप्लाई करते हैं। क्या करना है, 6 गुणा 5। ठीक है, 6 गुणा 5 किया, 30 आया। 6 पंचे 30। ठीक है, 30 आया। उसके बाद में क्या करना है, कितना माइनस करें 25 लाने के लिए। यहाँ देखो कहाँ 25 है, ये 25। ये 25 लाने के लिए हमें इसमें 5 माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा 25। अब समझना पड़ेगा हमें यहाँ पर क्या समझना है कि 5 क्यों माइनस किया। 5 यहाँ पर 5 था तो इसलिए 5 माइनस किया। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर हम लोगों का 3 है, इसलिए यहाँ ये देखो 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 माइनस किया है। तो हो सकता है यही क्रम बन रहा हो। हम लोग क्या करते हैं, 12 और 2 पर वही क्रम लगाते हैं। 12 गुणा 2, 12 दूनी कितना हो गया 24। कितना माइनस करें, कितना माइनस करें, 2 माइनस करें, क्योंकि 2 है यहाँ, इसलिए यहाँ हमने 2 माइनस किया। तो कितना हो गया 22। ये हो गया 22। 22 उत्तर में है, बिल्कुल है। तो हम लोगों को सी नंबर उत्तर सही हो गया। इस तरीके से आपको मिसिंग नंबर वाले सवाल जो है वो हल करने हैं। तो आपका सी नंबर सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन अगला क्या है, ऑड वन आउट, वर्गीकरण का ये सवाल है। इसका वर्गीकरण का कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 शिफ्ट पहले का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से विषम संख्या का चयन करें। विषम माने होता है अलग, देखो लिख भी दिया, विषम माने अलग संख्या कौन सी है। 144, 169, 196, 210। तो अगर आप इस तरीके क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ में मुझे सवाल पढ़ते समय नज़र आई कि 144 जो है वो 12 का वर्ग होता है। ठीक है, 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। ठीक है, 196 जो होता है वो 14 का वर्ग होता है, ये भी ठीक है। लेकिन 210 जो है वो किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए यही हम लोगों का अलग संख्या है, यानी कि विषम संख्या है। तो यही डी नंबर हम लोगों का जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर सवाल सही है। इसका जो उत्तर है अलग संख्या कौन सी है, तो अलग संख्या हम लोगों की डी नंबर है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद में हम लोगों का घड़ी का एक सवाल यहाँ पर आया है। आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, 2018 शिफ्ट तीसरी में पूछा गया सवाल है। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न, कि 4:30 बजे घंटे और मिनट की सुई, किसकी सुई, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री होगा। अब ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे हल होगा। एक घड़ी बना ली हमने, 4:30 बजा है, लगभग 12 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 4 यहाँ होता है, 5 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है। ठीक है, ये बीच में वो होता है हम लोगों का, क्या होता है, पॉइंट। अब अगर यहाँ से देखोगे 4:30 बजे पूछ रहा है, देखो 4:30 बजे किसके बीच का, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। 4:30 अगर हम लोग बजाएं, 4:30 बजे क्या होगा, घंटे वाली सुई जो होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी। ठीक है, जो मिनट वाली सुई होगी वो 6 पर होगी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, ये जो है मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। 4:30 बजे, कितने बजे, 4:30 बजे ये टाइम, इस समय ये हम लोगों की घड़ी टाइम दिखाएगी। तो कितना कोण होगा, मैं आपको बताऊं कि कितना कोण होगा। अगर आप देखेंगे 4:30 और 5 किन्हीं भी दो अंकों
मैं आपको बताऊं, किन्हीं भी दो अंकों के बीच जो कोण होता है घड़ी में, वो हम लोगों का 30 डिग्री होता है। कितने डिग्री? 30 डिग्री कोण होता है किन्हीं भी दो अंकों। जैसे हम लोगों का 12 और 1 है, उसके बीच कोण कितना होगा? 30 डिग्री। इसी प्रकार 6 और 5 के बीच कितना कोण है? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। प्लस 4 और 5 के बीच कितना कोण होगा तो 30 ही डिग्री। लेकिन हम लोगों को ज्ञात क्या करना है? हम लोगों को निकालना है ये वाला कोण, ये वाला कोण, घंटे और मिनट की सुई के बीच वाला कोण। तो हम लोगों ने को ये निकालने के लिए क्या करना है, ये क्योंकि ये जो घंटे वाली सुई है ये 4 और 5 के बीचों बीच है, तो होगा तो 30, लेकिन बीचों बीच होने के कारण ये जो कोण होगा, ये जो घंटे वाली सुई है और 5 के बीच का कोण, वो हम लोगों का 30 का आधा होगा। कितना होगा? 15 होगा। तो 30 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45 डिग्री का कोण जो है वो हम लोगों का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो कोण बन रहा है हम लोगों को, कौन सा कोण? ये वाला जो कोण है, ये वाला मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का जो कोण है वो हम लोगों का कितना है? 45 डिग्री होगा। किन्हीं भी मैंने आपको एक चीज़ बताई, किन्हीं भी दो अंकों के बीच का कोण जो होता है वो 30 डिग्री होता है। तो मैंने 6 और 5 के बीच का कोण कितना हुआ? 30 डिग्री। अब 5 और इस घंटे वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा? वो 15 डिग्री होगा, क्योंकि ये 4 और 5 के बीच में है घंटे वाली सुई। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 30 जो 6 और 5 के बीच का कोण था वो प्लस 15 डिग्री वो वाला कोण, दोनों जोड़ करके बताया हम लोगों ने 45 डिग्री। हम लोगों का उत्तर बी नंबर सही हो गया। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, कैलेंडर का ये प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, 2022 का सिर्फ सेकंड का सवाल है। ये पूछा क्या गया है, कह रहा है कि 1 जनवरी 2012 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है। ये हमें ले गया 1 साल आगे, 2012 से ले गया 2013 में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो 2012 है, ठीक है, उसमें कितने दिन होंगे? उसमें अगर आप देखोगे तो उस साल में हम लोगों के दिन होंगे 2012 में कुल 366 दिन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 2012 जो है हम लोगों का लीप ईयर है। लीप ईयर में हम लोगों के 366 दिन होते हैं, 365 दिन नहीं होते हैं। अगर आपको कभी भी पता लगाना है कि किस साल में 365 दिन होंगे, किस साल में 366 दिन होंगे, तो आपको करना क्या है, जो साल आपको दिया हो, जैसे यहाँ पे 2012 दिया है, ठीक है, 2012 दिया है, तो 2012 उस साल में क्या करना है, आपको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करना है। 4 से जब भाग करोगे, अगर वो पूरी तरह कट जाता है, जैसे मैंने 4 से 2012 में भाग दिया, तो 4 पंचे 20, 0 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, पूरा 4 से हम लोगों को क्या हुआ है, 2012 जो था वो कट गया है। इस वजह से यहाँ पर 2012 जो है वो 4 से पूरी तरह विभाजित है। इस वजह से यहाँ पर 2012 जो है वो हम लोगों का, उसमें जो फरवरी है वो 29 की है, वही जो 29 की है। इसी वजह से फरवरी का जो एक दिन बढ़ा है वही 365 की जगह 366 हो गया है। ऐसे आपको पता लगाना। अगर 4 से, जैसे यहाँ पे 2013 दिया गया है, तो 2013 में हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह नहीं कटेगा, नहीं कट पाएगा। 4 से हम लोग 2013 में भाग देंगे तो पूरी तरह नहीं कटेगा। इस वजह से इसमें जो फरवरी होगी वो हम लोगों की 28 की होगी। कितने की होगी? 28 की। और इस जो 2013 इसमें जो पूरा साल होगा उसमें 365 दिन ही होंगे। ये ऐसे आपको पता करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। क्वेश्चन में जो पूछा गया हम लोग उसका उत्तर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 जनवरी से हम लोग चले हैं और 1 जनवरी पर गए हैं। तो 1 जनवरी से लेकर के अगर हम लोग अगले दिन तक जाएंगे तो हम लोगों के कितने दिन हो जाएंगे? 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी तक 366 दिन होंगे। 1 जनवरी को मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। 2 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी तक हम लोग जाएंगे तो 366 दिन हम लोगों के होंगे। ठीक है, 366 दिन हो गए।
क्योंकि 2012 में जो था वो 366 दिन पड़े। 1 जनवरी को मैंने छोड़ दिया, 2 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 2013 तक 366 दिन टोटल हुए। ठीक है, अब क्या करना है, 366 में आपको क्या करना है, 7 का भाग कर देना है। 7 का भाग करो, कितना बचता है उसी से पता चलेगा कि आने वाला जो दिन है हम लोगों का वो कौन सा दिन होगा। 7 से भाग किया, 7 पना 35 और 7 दूनी 14, 52 बार गया और 2 हम लोगों का शेषफल बचा, तब 56 हुआ। 7 दूनी 14, तो हम लोगों का 2 शेषफल बचा। तो जब 2 बचा है हम लोगों का, यहाँ पे देखो रविवार था, कब था, 1 जनवरी को रविवार था, तो हम लोगों को सोमवार से शुरू करना है। रविवार के आगे सोमवार 2 बचा, तो मतलब 2 कदम आगे हमें बढ़ना है। सोमवार बढ़े 1 कदम, फिर मंगलवार दूसरा कदम, तो मंगलवार ही उस दिन हम लोगों का पड़ा था, तो बी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। जिस तारीख से आपको पूछा जा रहा है उस तारीख को छोड़ करके उसकी अगली तारीख से हम लोगों को जहाँ तक पूछा जा रहा है वहाँ तक जाना है। कितने दिन हुए, 366 दिन हुए, उसमें 7 से भाग करना है। जितना शेषफल बचे, जो दिन दिया गया है उसी के आगे उतने ही दिन बढ़ना है। रविवार दिया था तो सोमवार, मंगलवार इसका सही ऑप्शन हो गया, जो बी नंबर हम लोगों का सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, एक सीट है जिसमें 5 मित्र हैं ABCDE। ये देखो पूछा गया RRB ग्रुप डी 2022 में, ये भी पूछा गया। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न क्या दिया गया है, 5 मित्र ABCDE एक पंक्ति में बैठे, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे। मान लिया कि ये हम लोगों की उत्तर दिशा हो गई। उत्तर का मतलब हो गया हम लोगों का नॉर्थ। इस तरफ मुँह करके बैठे, ए भी बैठ गया इधर मुँह करके, बी भी इधर को मुँह करके बैठा है, और सी भी इधर को मुँह करके बैठा है, डी भी बैठा है, और ई भी बैठा है। टोटल 5 लोग हैं, 5 लोग इधर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब देखिए थे प्रश्न में, देखिए अब यहाँ पर सी डी के ठीक बाईं ओर है। अब कह रहा सी जो है वो डी के ठीक बाईं ओर, ये तो बिल्कुल सही हम लोगों ने बिठा दिया। सी जो है वो डी के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल सही है। ए बी के ठीक दाईं ओर है, ए जो है वो बी के ठीक दाईं ओर है, तो ये हम लोगों का गलत बैठा दिया हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को इधर किया और बी को इधर कर दिया, तो ए क्या हो गया, बी के ठीक दाईं ओर हो गया। ए बी के ठीक दाईं ओर। और आगे बढ़ते हैं, ई जो है ए और सी के बीच में है। क्या है भैया, ई ए और सी के बीच में है। ई जो है, ई कहाँ है, ई है ये, ई जो है ए और सी के बीच में। चलो इसे भी कर देते हैं, ई ए और सी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ करते क्या है, रबड़ से इसे मिटा देते हैं और ई को यहाँ कर देते हैं। ई यहाँ गया, ई ए और सी के बीच में, सी को इधर कर दिया और डी को इधर कर दिया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है, पंक्ति के ठीक बीच में ई बैठा है। ध्यान से देखो, ई, डी नंबर सही हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन हल करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बताता जा रहा वैसे वैसे आपको बिठाते जाना। मैंने वैसे वैसे बिठाया और उत्तर हम लोगों का कह रहा पंक्ति के बीचों बीच कौन बैठा। आप ध्यान से देखोगे, ये भी किनारे हो गया, 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 बीच में कौन आ गया, बीच में हम लोगों का ई आ गया। ई हम लोगों का सही हो गया, डी नंबर सही है। आगे चलते हैं, पासा का सवाल है। पासा का ये सवाल पूछा गया है डाइस का। इसमें क्या है, एक मानक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक अंक है। एक पासा हम लोग खेलते हैं, खुद ही आपने पासा खेला होगा, इससे पासा बना होता है। उसमें एक तरफ पौ होता है, एक तरफ 2 बिंदु होते हैं, एक तरफ 3 बिंदु होते हैं, एक तरफ 4 बिंदु होते हैं, एक तरफ क्या है 5 बिंदु होते हैं।
और एक तरफ क्या होता है 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु। ऐसे पासा हम लोगों का होता है। कह रहा है 1 और 6 विपरीत है। हम लोगों ने जब पासा खेला है तो हम लोगों ने खुद देखा है कि जिस तरफ हम लोगों का पाँव होता है, अगर हम लोगों का मान लो इस पासे में पाँव ऊपर है तो 6 हम लोगों का नीचे होता ही होता है। हम लोग खुद ये चीज़ देख चुके हैं पासे में। और दूसरा ये चीज़ कह रहा है कि 2 के विपरीत 5 है। चलो ठीक है, ये जो पासा कह रहा है उस हिसाब से हमें बनाना है। अगर मान लो कभी कभी होता भी है कि पासा जो क्वेश्चन होता है वो पासे के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कहा 2 और 5 के विपरीत है, 2 5 के विपरीत है। पासे में वास्तव में 2 5 के विपरीत होता है। अगर आपको यहाँ मैं बढ़िया पासा बनाऊँ, ये पासा बना दिया मैंने, ये वाले पहले वाले पासे मिटा देता हूँ। ये पासा बनाया, ये वाला, और क्या किया, ऊपर पाँव कर दिया, नीचे क्या करता हूँ 6 कर दिया, पाँव 6 के विपरीत हो गया। दूसरा मैं कहा था 2 जो है वो 5 के विपरीत है, 2 1 2 इधर कर दिया, 1 2 3 4 5 इधर कर दिया। अब कहेगा 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत जो बचा है वही तो होगा। 1 हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया, ठीक है। 2 के विपरीत 5 हो गया। अब 3 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 के विपरीत 4 ही बचा है तो 4 उत्तर हो जाएगा। बिना पासा बनाए उत्तर आ गया, सी नंबर सही हो गया 4, ठीक है। सी नंबर उत्तर सही हो गया। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन अगर आप हल कर पा रहे हो तो आसानी से आपका जो है वो आप एग्ज़ाम में आरआरबी टेक्नीशियन वाले में, जो आरआरबी टेक्नीशियन है जो शिफ्ट में पूछे गए सवाल उनको आसानी से आप हल कर पाओगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का किसी भी पेपर का मतलब किसी भी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर पा रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप वो पेपर निकाल ले जाओगे आसानी से, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, शब्द निर्माण चैप्टर का। इसमें दिया गया है कि रिपब्लियम के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये हम लोग कैसे देखिए हल करते हैं। इसमें देखो सी क्लिप, सी आ रहा है, सी देखो सी आ रहा है, रिपब्लिक। यल आ रहा है, यल भी आ रहा है, आई आ रहा है, आई भी आ रहा है, पी आ रहा है, पी भी आ रहा है। तो यानी कि ये शब्द बनाया जा सकता है। कौन नहीं बनाया जा सकता है वो पूछ रहा, तो पहला उत्तर हम लोगों का नहीं होगा। दूसरा प्योर पूछ रहा, प्योर, पी आ रहा है, पी आ रहा है। यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। तो ये भी हम लोगों का क्वेश्चन जो है ये बनाया जा सकता है, इसलिए ये उत्तर सही नहीं होगा। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, वही बताना है। अब तीसरा नंबर ए आ रहा है, ए आ रहा है, यन आ रहा है, के तो इसमें कहीं भी नहीं है प्रश्न में। तो अगर के है नहीं इसमें तो ये वाला अक्षर जो सी नंबर है एंकल जो है ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, ये पूछा गया था नहीं बनाया जा सकता। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो गया, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर मैथ ऑपरेशन का सवाल पूछा है, मैथ ऑपरेशन। इसमें क्या पूछा है कि अगर आप प्लस का अर्थ आपको भाग करना है, माइनस को आपको गुणा लिखना है, गुणा को आपको प्लस लिखना है और भाग को आपको माइनस लिखना है, तो समीकरण हल करो। ये वाला समीकरण हल करने के लिए कह रहा, ठीक है। हम लोगों से जो प्रश्न पूछा हम लोग उसी हिसाब से क्या करते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं। 20 दिया है, हम लोगों को 20 दिया है, प्लस लिखा है यहाँ पर, ये देखो प्लस लिखा है, तो प्लस को क्या करना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग भाग लगा दो, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, 5 लिखा है, 5 लिख दिया, माइनस यहाँ लगाया, माइनस को क्या करना, माइनस को गुणा कर देना, तो गुणा कर दिया भैया। अब यहाँ पे 4 लिखा है, 4 लिख दिया। फिर कहा गुणा लिखा है, तो गुणा को क्या करना है, ये गुणा है तो गुणा को क्या करना है, प्लस कर देना, प्लस कर दिया। इसके बाद में 6 लिखा है, 6 लिख दिया। भाग लिखा है, भाग को क्या करना है, भाग को हम लोगों को करना है माइनस, तो माइनस कर दिया। फिर क्या लिखा है, 5। अब इस समीकरण को हमें हल करना है, तो क्या आएगा वो हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हमें भाग का चिन्ह हल करना है, ठीक है। तो 5 से अगर भाग दोगे 4 में तो कितना उत्तर आएगा,
4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 माइनस 5। अब हमें क्या करना, भाग के बाद हमें क्या करना होता है, गुणा हल करना होता है। तो गुणा हल करेंगे, 4 चौको 16 प्लस 6 माइनस 5। फिर इसके बाद में 16 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 माइनस 5। 22 माइनस 5 करेंगे तो आएगा कितना, 22 में 5 घटाओगे तो आएगा उत्तर 17। तो 17 हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर हम लोगों का ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको मैथ ऑपरेशन वाले सवाल हल करने हैं। ये हम लोगों का हो गया मैथ। तो आपको क्या करना है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन पर आ गए। अभी तक हम लोगों की रीजनिंग जो थी, रीजनिंग के हम लोगों ने 15 क्वेश्चन हल किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गणित के जो क्वेश्चन हैं वो अब हम लोग हल करेंगे, मैथ के क्वेश्चन हल करेंगे। पहला हम लोग नंबर सिस्टम से सवाल आया हुआ है। कब आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 सिर्फ सेकंड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। पहले पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, देखो हम लोगों ने मान लिया, देखो हम लोगों को क्या पूछ रहा, कह रहा 899 जब हमने भाग दिया किसी संख्या का तो कितना आया, शेषफल 63 आया। ठीक है, 63 आया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या मान लेते हैं जो कि शेषफल 63 आए, वो भी 899 से भाग देने पर। वो हम लोग कैसे मानेंगे, हम लोगों ने क्या किया, 899 में ही हम लोगों ने क्या किया, 63 जोड़ दिया। ठीक है, 63 जोड़ दिया तो ये हो गया 9 3 12, 9 6 15 16 और 8 1 9, 962 आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 962। आपको ये याद रखना है, 962 आया। अगर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 899 का भाग, ये जो 899 है इसका भाग अगर इसमें देंगे तो शेषफल हम लोगों का 63 आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन क्या करना, मान लेना है। तो 962 हम लोगों ने क्या किया, मान लिया वो संख्या है जिसमें हम लोगों का भाग देने पर 63 शेषफल मिल जाता है। वास्तव में अगर आप इसमें भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन था 29 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 962 में क्या करते हैं हम लोग, 29 से भाग दे देते हैं। 29 से भाग देना, 29 लिखा, कै बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 9 27 का 7 हासिल लगा, 2 3 2 6 2 8, ये हो गया। अब जो घटाएंगे क्या उत्तर आएगा, ये 6 3 9 9 आ जाएगा। ये उतारा ले लिया, हासिल उतारा ले लिया, 92 आ गया। 92 आ गया, फिर 3 बार हम लोगों का चला जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 87 आएगा, 87 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 हम लोगों का शेषफल बचेगा। 92 में अगर 87 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, 5 दिया गया, बिल्कुल 5 हम लोगों का शेषफल पूछा था। 29 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। ए नंबर सही हो गया। अब चलते हैं आगे। ये परसेंटेज का सवाल है जो कि पूछा गया था। कब पूछा गया था, आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। जो ए की आय है वो बी की आय से 25% का मतलब 1.25 अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो बी की आय, तो बी की आय पूछ रहा है। तो बी की आय जो है, बी की आय ऊपर लिखना है हम लोगों को, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ऊपर लिखना है कम, ऊपर लिखना है कम, यानी कि बी माइनस ए, बी माइनस ए नहीं, ऊपर लिखना है ए माइनस बी, ऊपर लिखना है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 100। क्या प्रश्न में लिखा था, तब हम लोगों ने ये समीकरण लिखा, ये पूछा था ए की आय बताओ, बी की आय जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ऊपर लिख दिया कितनी कम है, और नीचे लिख दिया किसके सापेक्ष पूछा था, ए की आय से।
तो नीचे लिखना है ए की आय से कितनी कम है, ऊपर लिखा कितनी कम है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो परसेंट निकल आएगा। ऊपर ए माइनस बी लिखना है, ठीक है। तो ए माइनस बी कितना निकलेगा इस समीकरण में, देखो ए की जगह पर हम लोग क्या करेंगे 1.25 रख दें, नहीं रखेंगे, बी की जगह पर हम लोग मान रखते हैं, ऐसा नहीं करते, ए की जगह पर मान रख देते। ये जो समीकरण हम लोगों का बन रहा है ये वाला, इसी समीकरण को उठा के ए की जगह पर मान रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मान अगर रखेंगे तो क्या आएगा, ए की जगह पर मान रखते हैं, इस ए की जगह पर, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1.25 बी, 1.25 बी लिखा, माइनस बी किया, अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा ए का मान लिखेंगे 1.25 बी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब घटाओ, ऊपर जब 1.25 में 1 बी घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0.25 बी अपॉन नीचे आ जाएगा 1.25 बी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये हो गया, बी से बी कट गया, दशमलव से दशमलव हट गया, 25 से काटा 25, पंचे 125 और 5 से काटा 100 को, 5 से 100 को काटा तो कितना आएगा 20। तो 20% इसका सही उत्तर हो गया, 20 आ रहा है, ए नंबर सही हो गया। तो ऐसे आपको परसेंटेज के सवाल हल करने आए। अब ये प्रॉफिट और लॉस का मैंने सवाल उठाया है, प्रॉफिट लॉस का। ये पढ़ते हैं, एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है, 10% की हानि होती है। तो हानि परसेंट बराबर हम लोगों को फार्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हानि परसेंट के लिए फार्मूला, वो हम लोग देखते हैं। हानि परसेंट बराबर, हानि परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है। तो बेचा है 450 में, ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। तो बेचा है 450 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को हानि परसेंट पता है कितना है 10%, ठीक है, 10% लिख दिया। क्रय मूल्य कितना, ख़रीदा कितने में, हम लोगों को क्रय मूल्य को हमने के से लिख दिया, हमें पता नहीं कितने का ख़रीदा है, ठीक है, के लिख दिया। अब देखो 450 में बेचा है तो विक्रय मूल्य हो गया 450, ऊपर क्या हो गया, हानि कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य लिख दिया माइनस क्रय मूल्य लिख दिया। विक्रय मूल्य 450 हम लोगों को क्या था, पता था, 450 विक्रय मूल्य पता था, इसलिए लिख दिया। क्रय मूल्य के मान लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। अब इस समीकरण को हम लोग जब हल करेंगे तो हम लोगों को के का मान पता चल जाएगा। के को उधर भेजा तो कितना आएगा, या 10 से इधर का 100 का 10 काट दिया, के को उधर भेज दिया तो के को 1 में गुणा होगा तो के आ जाएगा बराबर 450, 10 का गुणा, अगर 10 का गुणा क्या करेंगे के में भी करेंगे 450 में भी करेंगे, तो 450 हो जाएगा 4500 माइनस के हो जाएगा हम लोगों का 10 के, ठीक है। अब इधर जो 10 के है इधर हम लोग ले कर के आते हैं तो माइनस है, इधर उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, 11 के बराबर हो जाएगा 4500, ठीक है। अब के बराबर कितना निकल आएगा 4500 बटे 11, इतने रुपए का क्या किया था उसने, क्या किया था हम लोगों का ख़रीदा था, ठीक है। अब पूछ रहा 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। अब ये प्रश्न पूछ रहा, हम लोगों को के का मान पता चल गया, ठीक है, और हम लोग सब कुछ मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लाभ कितने का कमाना है हम लोगों को 20% का, ठीक है। अब हम लोग लाभ का फार्मूला लगाएंगे, लाभ 20% हमें दे दिया गया है, ये देखो 20%, तो लाभ बराबर होता है, लाभ परसेंट बराबर, लाभ 20% हो गया, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, लाभ तो हमें पता नहीं यार, लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। लाभ परसेंट, लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो अब इसे कैसे हल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं ऊपर, लाभ परसेंट 20 बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है कि
किस मूल्य पर बेचा जाएगा ये निकालना। माइनस क्रय मूल्य कितना है हमें पता चल गया है, 4500/11 जो है वो हम लोगों का क्रय मूल्य है। 4500/11 ये हम लोगों का क्रय मूल्य होगा। अपॉन क्रय मूल्य लिखना होता है तो 4500/11 फिर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब इस समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे तो जो उत्तर आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे ये जो v है इसको एलसीएम में लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 11v माइनस 4500, ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 4500, ठीक है। 11 से 11 काट दिया क्योंकि यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है। तो नीचे वाले 11 से ऊपर वाला 11 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 था, ठीक है। तो 100 वाले जीरो से 4500 वाले नीचे वाले 2 जीरो काट दिए, ये भी हो गया। अब 45 को उधर भेजा। अब इस समीकरण को ऊपर सॉल्व करते हैं। 45 को जब उधर भेजा तो 90 हो जाएगा, ये 90 और 0 900 हो गया। ये बराबर किया 11v माइनस 4500, ठीक है। यही नीचे वाला समीकरण हल कर रहे हैं हम लोग ना। अब क्या करेंगे 4500 को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, अब नीचे वाला ये मेट देते हैं, ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा 9 5 14 5400 हो जाएगा। माइनस है उधर, इधर आएगा तो 5400 हो जाएगा। 5400 ये हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा मैंने गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि सही है क्योंकि यहाँ माइनस का ही चिन्ह था पहले से, ठीक है। तो बराबर 11v हो गया, ठीक है। अब 11 से भाग दोगे 5400 में तो कितना आएगा, 11 अब दोनों भाग 33 11 44, 11 चौको 44 होगा, ठीक है। यार ये तो उत्तर आ भी नहीं रहा है, ये क्या हो गया यार, ये तो उत्तर आ भी नहीं रहा है, बड़ा दिक्कत की बात हो गई। चलो इसको हटाते हैं, ये साला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया मुझसे इस तरीके से। मैं पहले से तैयारी करके नहीं आता हूँ, मैं भी आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं उस क्वेश्चन को, मैं भी आपके सामने आपकी तरह ही कोई प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो 450 में एक व्यक्ति को बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो 10% में बेचने पर यानी कि वो चीज़ जो है 10% की हानि होती है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर, तो अगर देखा तो 90% जो है, 90% जो कीमत है वो 450 में है। इसका कहने का मतलब ये है। तो अगर हमें 1% की कीमत निकालनी है, 1% की कीमत अगर निकालनी है तो 90 को उधर भाग दिया तो हो गया 5 रुपये, 5 रुपये हो गया, ठीक है। 1% तो कह रहा 20% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो पहले तो हम लोग 100% निकाल लेते हैं। 100% क्या 120% सीधा हम लोग निकाल देना, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कितने रुपए का 20% का लाभ होगा। तो हम लोग सीधा 120% पर जाते हैं। 120 का इधर गुणा किया, इधर वाले में भी, और इधर वाले में भी 120 का गुणा किया। 120 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपका 600 उत्तर में आ रहा तो ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मुझे दूसरे तरीके पे जाना पड़ा, ठीक है। इसलिए हम लोगों का 600 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लोग चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 शिफ्ट तीसरी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का है 5000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों से पूछ रहा है, तो हम लोग सीधा चक्रवृद्धि ब्याज तो निकाल नहीं पाते हैं, हम लोग अमाउंट निकाल पाते हैं सूत्र से। अमाउंट 2 वर्ष का अमाउंट निकालेंगे तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट वाले में से अमाउंट जो आएगा, जो इस समय का हम लोगों का अमाउंट है 5000 रुपये, उसमें माइनस कर देंगे
तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी यानी कि प्रिंसिपल, पी यानी कि मूलधन जो राशि दी गई 5000, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन होता है, ये हम लोगों का फॉर्मूला। तो अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट पहले निकालेंगे, फिर 5000 में माइनस करेंगे तो उत्तर पता चल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पी कितना है 5000 लिख दिया। 1 प्लस आर कितना है 10, रेट कितनी है 10, ये देखो 10% वार्षिक दर, 10 अपॉन 100। यन क्या होता है, टाइम कितने वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 लिख दिया। ठीक है, 10 से ऊपर वाले 10 के एक जीरो से नीचे वाला 10 काट दिया। अब 5000 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ऊपर जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर 10 एकम 10, ऊपर 10 हो जाएगा, 10 एक 11, 11/10 जो है वो 2 बार हो जाएगा। कितने बार, 2 बार। इसको मैं इधर से लिखता हूँ, कितना हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 11/10 गुणा 11/10, ये हम लोगों का अमाउंट आएगा। 10 से क्या किया, दोनों जीरो से एक ये जीरो काट दिया। 11 में 121 होता है, 121 गुणा 50 करोगे तो कितना आएगा, 0, 5 एकम 5, 5 10 का 0, 5 एकम 5 एक 6, 6050 आ गया। अब 6050 में हम लोगों को क्या करना, 5000 माइनस करना जो हम लोगों का पहले से ही था। तो 5000 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, कितना उत्तर आएगा, ये आएगा 1050, 1050 हम लोगों का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1050 जो है वो बी नंबर हम लोगों का सही हो गया, 1050। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क पर अगर चले तो अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं आपके सामने ले आता हूं क्वेश्चन लिख करके। दूसरी चीज़ मैं इसमें करता क्या हूँ कि मैं उत्तर साइड में लिखा रहता हूँ, ये देखो ध्यान से उत्तर, और हल्का लिखता हूँ कि ताकि आप लोगों को ना दिखे। क्यों ना दिखे, क्योंकि अगर आप लोग सीधा उत्तर देख लोगे तो आप सीधा हल करने की तरफ भागने लगोगे कि कौन सा उत्तर सही है। मैं चाहता हूँ आप लोग हल करो, लेकिन आपको सीधा उत्तर ना मिले, और मैं ये उत्तर इसलिए ये दाईं तरफ लिख लेता हूँ ताकि मैं जब आगे बढ़ूँ ताकि मैं मैच कर सकूँ जो मैं क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ उसका उत्तर मैंने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। कि ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन मैंने गलत ही ऑप्शन मतलब अलग तरीके से हल कर दिया और वो क्वेश्चन का उत्तर ही नहीं मैच कर रहा है और वो बाद में पता चल रहा है कि क्वेश्चन ही मैंने गलत बता दिया। ऐसा कमेंट में ना आए इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर एक जगह क्वेश्चन में उत्तर लिखा रहता हूँ। ये देखो उत्तर सी, ये क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला था, इसके ऊपर देखोगे इसमें भी उत्तर लिखा हुआ है 20%। इसके ऊपर जाओगे तो ये भी उत्तर 5 लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाओगे ये भी उत्तर लिखा हुआ है हम लोगों का 17। तो ऐसे ही मैं हर एक जगह क्वेश्चन का उत्तर लिखे हुए भी हूँ ताकि मुझे भी आराम रहे कि मैंने जो उत्तर बताया है वो सही है। आप हर एक जगह देख सकते हो मैच करके। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि एक आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं जो हल कर रहा हूँ प्रश्न वो सही है हर एक जगह। ठीक है, आप हर एक जगह मैच कर सकते हो कि मैंने जो क्वेश्चन बताया है उसका जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, ये देखो हर एक जगह ये भी इससे मतलब आराम रहती है कि मतलब मैं जो उत्तर बता रहा हूँ वो सही रहता है। लेकिन मैं भी मतलब नहीं देखता हूँ कि जब मेरा हल हो जाता है तभी मैं देखता हूँ। ये देखो यहाँ पे आया है कितना 4 5 5 9 7 8। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैंने आपको हर एक जगह दिखा दिया, हर एक जगह ऐसा ही है। यहाँ पे भी है, ये देखो शब्द, फिर यहाँ पर भी है, ये देखो 25। तो इससे क्या होता है, इससे मुझे पता चल जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर टाइम एंड वर्क का भी सवाल पूछा गया है। ये देखो क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसे 5 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है।
तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे सवाल को आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना होता है। कितना आएगा 30। अब क्या करना है, 10 से भाग देना है 30 में, कितना उत्तर आएगा 3। 15 से भाग देना है इसमें 30 में, कितना उत्तर आएगा 2। तो अगर आप देखोगे इसकी क्षमता 3 करने की, इसकी क्षमता मतलब ये जो है वो 10 दिन में पूरा कर पा रहा है। ए की क्षमता ज़्यादा है तो ए 3 दिन लगाता है, ए मतलब तीन लेता है उस काम को करने में, बी जो है वो 2 लेता है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 3 और 2 को तो ये हो जाएगा 5। 3 2 को जोड़ोगे तो कितना होगा 5। 5 का भाग आपको करना है 30 में, 5 का भाग करोगे 30 में तो उत्तर आएगा 6 दिन। 6 दिन में दोनों काम ख़त्म कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा दूँ इस क्वेश्चन को। ए 10 दिन में कर रहा है, ए की क्षमता ज़्यादा है, ए तेज़ कर रहा है काम। बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी कि बी धीरे धीरे उस काम को कर रहा है। तो ए कितने में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है 15 दिन में, यानी कि बी की रफ्तार, बी की क्षमता थोड़ी कम है। इन दोनों का एलसीएम लेना है 30, 10 से भाग करना है 30 में, उत्तर आया 3। 15 से भाग करना है 3 में, उत्तर कितना आया 2। उत्तर कितना आया 2, उत्तर आया 2। तो अब क्या करना है, 3 को और 2 को जोड़ लेना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों की क्षमता, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो दोनों की क्षमता क्या करना है, जोड़ देना है। तो दोनों की क्षमता 5 हो गई। उस 5 को क्या करना है, इस टोटल काम में जो एलसीएम आया है हम लोगों का, उस काम में क्या करना है 5 का भाग दे देना है टोटल का। 5 क्यों लिया, क्योंकि दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। तो 3 2 5 हो गया, 5 का भाग 30 में दिया तो 6 उत्तर आ गया। तो 6 हम लोगों का सही हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे उत्तर 6 आ रहा है कि नहीं, ये देखो 6 दिन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आप पता कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें, मैं ये देखता हूँ। चाल, दूरी, समय, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी है ये, जैसे ये डिब्बे जुड़े हुए हैं, ये इंजन हो गया और ये डिब्बे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये कुल जो लंबाई दी है ये 180 मीटर दी है रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल। तो चाल क्या है, 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ता है। तो 18 से गुणा करेंगे तो 1872 20 मीटर प्रति सेकंड जो है उसकी रफ्तार आ गई। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए जो देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा करना होता, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने कर दिया। तो हमें क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा उस बिजली के खंभे को पार करने। बिजली का खंभा मान लो ये है, तो इस खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। मान लो रेलगाड़ी यहाँ पे आ गई थी खंभे के पास, बिल्कुल यहाँ पर, तो इसको पार करने में कब, जब पिछला पॉइंट जो है, पिछला डिब्बा भी रेलगाड़ी का निकल जाएगा जो 180 मीटर दूर है, तभी तो रेलगाड़ी हम लोगों को पार हो पाएगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 180 मीटर पार करनी है, क्योंकि पूरी रेलगाड़ी को इस पॉइंट से आगे ले जाना है। तो दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी 180 अपॉन चाल कितनी है 20। ये 20 निकाला ना, तो 20 से भाग करोगे कितना आएगा 9 आ जाएगा हम लोगों को। क्या 9 सेकंड। 9 सेकंड में जो है वो हम लोगों की जो गाड़ी है वो पार कर लेगी। ये बी नंबर सही हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस के हल करने, ये देखो दिया गया है 9 सेकंड, बी नंबर। अब ये दिया गया है क्वेश्चन है ये हम लोगों का अनुपात समानुपात का। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए बी 2:3 है, बी सी 4:5 है। ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो 2 है और ये जो 3 है, इसमें आपको ध्यान देना है किस पर है। देखो b इसमें भी आ रहा है और b इसमें भी आ रहा है। तो b क्या है, यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर दूसरे वाले में क्या है 4 है। तो ये जो 3 है और 4 है
इन दोनों को सेम बनाना है। तो क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग 4 का गुणा करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं तो क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, कितने का गुणा कर रहे हैं हम लोग, 4 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 4 का गुणा कर रहे हैं, 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 में करो 4 का गुणा तो 8 आ गया, और 3 में गुणा करो 4 का तो 12 आ गया। ठीक है, अब दूसरा बी और सी का अनुपात कितना है, 4:5 है। देखो यहाँ पर 4:5 है, कितना गुणा करना है, 3 का गुणा 4 में करो तो आएगा 12, अनुपात 3 का गुणा 5 में करो तो कितना आएगा, 15। अब देखो बी दोनों में, ए और बी वाले में भी देखो, बी यहाँ पर जो बी है वो टोटल 12 ही है। तो हम लोग सीधा समीकरण लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो है वो हम लोगों का हो गया 8:12:15। उत्तर देखो 8:12:15, ए नंबर सही हो गया। नीचे देखो 8:12:15, उत्तर ए सही हो गया। अब ये औसत का सवाल है। ठीक है, औसत कह रहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें किसी का भाग ना जाए, वो हम लोगों की अभाज्य संख्या होती है। अगर आप देखोगे तो हम लोगों का जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है, 2 में किसी का भाग नहीं जाता है। 1 हमें ध्यान नहीं देना है कि 1 का भाग चला गया, 2 में किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 एक अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, फिर कौन हो गई, औसत का मतलब होता है कि उन 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़ो और 5 से भाग करो। 5 होंगी तो 5 नीचे लिख दिया, 5 से भाग करना है क्योंकि औसत निकालना है, तो 2 लिख दिया। पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, दूसरी अभाज्य संख्या 3 में भी किसी का भाग नहीं जाता, प्लस फिर तीसरी अभाज्य संख्या 4 होगी नहीं नीचे, क्योंकि 4 में 2 का भाग चला जाता है। 5 की बात करें, 5 में किसी का भाग नहीं जाता तो 5 लिख लिया, प्लस फिर इसके बाद में 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा। 7 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 7 लिख दिया, प्लस 8 में 2 का भाग चला जाएगा, 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 10 में 5 का भी 2 का भी भाग चला जाएगा, 11 में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 11 लिख लेते हैं, 11। अब इन पाँचों को जोड़ करके 5 से भाग करते हैं, तो 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 और 2 कितना हो गया 28। 28 में 5 का भाग करो तो कितना आएगा, 25 और 5 दूनी 10, 5.2 नहीं, 5 का अगर भाग दोगे ये गलत हो गया, 25 और 5 छक्का 30, 5.6 आएगा, 5.6। अब नीचे चलते हैं, 5.6 दिया, बिल्कुल दिया है, सही है हम लोगों का। अब ये पूछ रहा है कि पाइप और टंकी। देखो पाइप और टंकी वाले जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल जैसा मैंने तुम्हें कार्य और समय वाला प्रश्न बताया था वैसे ही होते हैं। देखो जो पाइप ए है वो एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है भैया। पाइप जो बी है, जो बी पाइप है वो क्या करता है 18 घंटे में भर सकता है उसी टंकी को, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों ए और बी दोनों साथ काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ए बी का आपको एलसीएम ले लेना है, 18 12 का एलसीएम लोगे तो 18 दूनी 36 एलसीएम आ जाएगा। 12 से 36 में भाग करोगे तो 3 आएगा और 18 से 36 में भाग करोगे तो 2 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेना है, कितना हुआ 3 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया हम लोगों का 5 आ गया। 5 से भाग किस में करना है, एलसीएम वाले में। एलसीएम वाला कितना था 36 में भाग करो 5 से, 36 में भाग करो 5 से, तो 5 से भाग किया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 7.2 घंटा आ जाएगा, ठीक है। ए नंबर सही हो गया। तो ऐसे आपको
टंकी वाले प्रश्न है या वर्क वाले का प्रश्न है वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं। 7.2 नीचे देखो, 7.2 घंटा, ये करेक्ट उत्तर हो गया। अब ये मेंसुरेशन का सवाल है, क्षेत्र मिति। इसमें क्या होता है, जो आपको क्या है कि कोई भी सवाल दिया जाएगा उसमें एरिया पूछ देगा। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो त्रिभुज है इसकी हर एक साइड, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है √3/4, क्या होता है, होता है आपका √3/4 इंटू A²। ए क्या है यहाँ पर, ए है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा। ये जो भुजा होती है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तीनों बराबर होती है, तो ए का मान होता है यहाँ पर 6 होगा। तो √3 लिखा, ठीक है, बटे 4 लिखा, इंटू 6 कर दिया, इंटू 6 कर दिया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 तिहाई 6, ये हो गया 3 त्रिका 9, 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर 9 √3 कहाँ आ रहा, ए नंबर, तो नीचे मैं उत्तर भी दिखा दूँ, ये देखो, ये हम लोगों का ए नंबर सही हो गया। तो ये मेरा पूरा PDF था 25 क्वेश्चन का, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग के कराए कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और मैथ के कितने कराए, 10 क्वेश्चन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया था जो पिछली बार सवाल में पूछे ही गए। ये देखो पूछा गया RRB टेक्नीशियन 29 अगस्त, मतलब हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा ही गया है, और इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं या इन क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पेपर जो है, पेपर में आप मैथ और रीजनिंग पूरे क्वेश्चन करके आओगे। इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनका एग्ज़ाम पास में है, क्योंकि उनकी भी मदद, क्योंकि जो नौकरी है वो हर एक आदमी को ज़रूरत होती है, और मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन लोगों की भी नौकरी मिल सके जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जिनका पेपर पास में आ गया है और वो कम मेहनत से भी अगर पेपर निकालना चाह रहे हैं सही दिशा से, तो यही जो मैं आपको PDF ला रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। तो इसको क्या करना है, वीडियो को आपको शेयर कर देना है केवल, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। और अगर आगे की वीडियो इस तरीके की आपको चाहिए कि मतलब जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, अगर उस तरीके के आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर हो सकता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरा चैनल सरकारी जंग एकेडमी है, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा इस तरीके का वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं। और जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप 100% मैं ये गारंटी दे सकता हूँ पूरा लिख करके, ये देखो मैं यहाँ पे 100% लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%, अपने चैनल की गारंटी है, मैं चैनल के सामने लिख रहा हूँ 100%, और इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि 100% कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके के PDF देखते हैं तो आपका पेपर मैथ में और रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन इसी तरीके के मिलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।